And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जो वीडियो अभी आपने देखी वो वीडियो थी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जब वो इंडिया की इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन कर रहे थे पार्लियामेंट में। उस टाइम पे इंडिया ऑलमोस्ट 200 साल के ब्रिटिश रूल से बाहर निकला था और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। उस टाइम पे देश की इकोनॉमी का बैकबोन कही जाने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से स्टैग्नेंट हो रखा था। इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से टूट चुकी थी। साथ ही के अंदर जो लिटरेसी रेट था वो 16% था और फीमेल्स में तो वो लेस देन 7% था। साथ ही के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम में था क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। साथ ही के अंदर इंडिया के अंदर फूड शॉर्टेजेस भी हो रही थी, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। अब उस टाइम पे हमारे देश के पीएम बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इन सारी सिचुएशंस को देख के अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने वाले थे, जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम में आएंगी। और आज ही हम उन्हीं की पॉलिसीज को देखेंगे कि वो पॉलिसीज हमारे देश के लिए अच्छी थी या बुरी थी। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले हम जानेंगे कि ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी थी, तभी हम जान पाएंगे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस क्यों लिए। ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियन इकोनॉमी में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कराया गया, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज को फोर्सफुली बंद करवाया गया या तो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनवाई गई जिसके अंदर वो इंडस्ट्रीज को खुद ब खुद बंद होना पड़ गया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट को फोर्सफुली ओपन करवाया अपने ब्रिटिश गुड्स के लिए विदाउट टैरिफ्स, जिसके वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी, उन लोगों को लॉस होने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया। साथ ही के अंदर उन्होंने एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई अपने देश में इंडियन टेक्सटाइल्स के अगेंस्ट, जिसकी वजह से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से फॉल हो गया, जिसकी वजह से जो बची बुची इंडस्ट्रीज थी वो भी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होनी शुरू हो गई। जिस चीज़ की वजह से इंडिया का जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट था वो बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इकोनॉमिक हार्डशिप शुरू हो गई। टैक्सेशन जो ब्रिटिश रूल के अंदर था वो 50% से ऊपर पहुंच गया, जिसका बर्डन पॉपुलेशन को देना पड़ता था। जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया, जो कि थी मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच। आज के टाइम के अंदर फिलहाल 3 इकोनॉमीज है। एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है मिक्स्ड इकोनॉमी और एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे बिजनेसेस प्राइवेट ओनर संभालते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। गवर्नमेंट का काम सिर्फ होता है कि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए, ना कि किसी के बिजनेस में ज़्यादा इंटरफेरेंस करे, ना कि खुद कोई बिजनेस खोले। सोशलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल ओपोजिट होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मेनली के सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट संभालती है, इकोनॉमिक पॉलिसी भी गवर्नमेंट संभालती है और ज़्यादा प्राइवेट ओनर्स को बिजनेस स्टार्ट करने नहीं दिया जाता। और अगर दिया भी जाता है तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी में बिजनेस नहीं ऑपरेट कर पाते। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच। मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच के अंदर कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों को इंक्लूड करा जाता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट खुद संभालती है और काफ़ी सारी चीज़ें प्राइवेट ओनर्स को संभालने दी जाती है। जिसके अंदर कुछ कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ज़्यादा ऑपरेट करती है और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्राइवेट ओनर्स ऑपरेट करते हैं। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच को लिया, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि वो वेलफेयर भी करेंगे, साथ ही के अंदर वो प्राइवेट ओनर्स के साथ काम भी करेंगे ताकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इंडिया को डेवलप कर पाए। नेहरू जी की इकोनॉमिक पॉलिसी को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि वो देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, साथ ही के अंदर उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी इंडियन नेशन की ट्रेजेक्ट्री को तो संभाला, साथ ही के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को चेंज करने में। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को ऑफन लेबल करा जाता था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से, क्योंकि वो खुद इंस्पायर्ड थे सोवियत यूनियन की प्लानिंग से। और साथ ही के अंदर नेहरू जी खुद को अलाइन करते थे डेमोक्रेटिक क्वालिटीज ऑफ कैपिटलिज्म से विद सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ताकि अपने देश को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ तो दे ही पाए लेकिन साथ में सोशल ग्रोथ भी दे पाए। चॉइस था सोशलिज्म का इंडिया के अंदर, वो पॉलिटिकल ज़्यादा था कंपेयर टू इकोनॉमिक वन से, क्योंकि जो लीडर्स थे उस टाइम पे वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थे।
एक पार्ट कैपिटलिस्ट साइड को ज़्यादा प्रेफर करता था, दूसरा पार्ट सोशलिस्ट साइड को ज़्यादा प्रेफर करता था, और तीसरे पार्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। नेहरू जी थे वो सोशलिस्ट साइड को ज़्यादा प्रेफर करते थे कंपेयर टू सरदार पटेल, वो कैपिटलिस्ट साइड को ज़्यादा प्रेफर करा करते थे। लेकिन जब सरदार पटेल की डेथ हुई तब उसके बाद नेहरू जी को फ्री हैंड मिल गया और वो सोशलिस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं अपने 5 ईयर प्लान्स के अंदर, और रेजोल्यूशंस को पास करते हैं, जैसे आबादी रेजोल्यूशन जो उन्होंने 1955 में पास करवाया था, और उन सारी चीज़ों को कहा जाता था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल पैटर्न ऑफ सोसाइटी। जो नेहरू जी का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर लैक करता था, जैसे कि प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज और स्ट्रैटेजीज। जैसे ही इंडिया के अंदर फॉरेन एड आने लगा वैसे ही कैपिटलिस्टिक इन्फ्लुएंसेस भी इंडिया के अंदर आने लग गए। इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर मिसमैनेजमेंट और करप्शन को देख के इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, और जब तक स्टैग्नेंट रही जब तक 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुई। ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी, साथ ही के अंदर इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनीज को भी सप्रेस करा जा रहा था, वो भी लाइसेंस राज के थ्रू। क्योंकि जब भी किसी बिजनेसमैन को अपनी कोई कंपनी एस्टैब्लिश करनी होती थी तो उसको पर्टिकुलर लाइसेंस लेना। ऐसा नहीं था कि नेहरू जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ख़राब थी। नेहरू जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने काफ़ी सारा काम करा, जैसे कि उन्होंने सोशल जस्टिस पे काम किया, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया, और कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जिससे रूरल डेवलपमेंट में हेल्प हुए। लेकिन इसके कई सारे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के ही इम्पैक्ट्स आए, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ा और पावर जनरेशन पे ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत बड़े लॉसेस हुए। डिस्पाइट द मिक्स्ड लेगेसी, नेहरू जी की जो इन्फ्लुएंस था वो इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प कर रहा था, और उन्होंने क्रिटिकल फाउंडेशन ले किया था इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन के अंदर। इसके बाद मैं यही कह सकता हूँ नेहरू जी एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने लॉन्ग टर्म विजन देखा था इंडिया के लिए। उन्होंने आईआईटीज आईआईएम्स को डेवलप करा, इसरो के लिए काम करा, डीआरडीओ डेवलप करा, प्लानिंग कमीशन डेवलप करा, इलेक्शन कमीशन डेवलप करा, इवन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और साथ में डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर लाई, जो कि बहुत ज़रूरी थी। शादी के अंदर उनकी कई सारी पॉलिसीज़ ख़राब गई, लेकिन कई सारी पॉलिसीज़ ने आज भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी, और शादी के अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर सबसे बोल्ड मूव था। सो होता है वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड गुड बाय।